ये एक ऐसी सुहाग रात थी जिसमें कोई मुंह दिखाई नहीं हुई थी। सेज पर बैठी तो थी, पर वह अपने पति सुभाष को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। वह सदमे की हालत में थी, क्योंकि ये शादी बहुत ही जल्दीबाजी में किया गया था, जिसमें समझने और सोचने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। उसका होने वाला पति प्रेम बारात लेकर नहीं आया था, और बारात वाले दिन ही वह घर से फरार हो गया था। प्रेम ने अपने प्रेमिका का नाम दिवांशी रखा था। प्रेम दिवांशी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके घर वाले दिवांशी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह लड़की एक हाई क्लास सोसाइटी से थी। उसका पहनावा ओढ़ावा किसी को पसंद नहीं था, लेकिन प्रेम उसे दिल जान से मोहब्बत करने लगा था। और प्रेम ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी कि उसने शोभा जैसी लड़की को धोखे में रखा, और वह एन टाइम पर दिवांशी को लेकर शहर छोड़कर जा चुका था। और दिवांशी अपने फार्म हाउस पर प्रेम को लेकर अपनी सुहाग रात में बिजी हो गई थी। दिवांशी ने उससे पहले ही वादा किया था कि हम सुहाग रात बेड पर नहीं मनाएंगे, बल्कि अपने गार्डन में बने स्विमिंग पूल में ही अपनी सुहाग रात एंजॉय करेंगे। प्रेम उसके वादे के हिसाब से आज स्विमिंग पूल में ही सुहाग रात मनाने वाला था। स्विमिंग पूल को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया था, जो कि दिवांशी ने खुद अपनी निगरानी में सजवाया था। प्रेम तो ये सब देखकर जैसे दंग सा हुआ था। प्रेम एक मिडिल क्लास घर का लड़का था। जब उसने इतनी हाई प्रोफाइल लड़की से मोहब्बत की और आज उसके रंग में रंगने चला था, प्रेम आज बहुत घबरा रहा था। लेकिन दिवांशी ने उसे जरा भी अकेले ना छोड़ा था। वह अपनी स्विमिंग की बिगनी पहनकर कमाल की लग रही थी, और उसने प्रेम को भी खुले जिस्म उस पानी में उतार दिया था। और खुले आसमान के नीचे उन लोगों ने अपनी सुहाग रात को एंजॉय किया था। पानी के छींटे और दिवांशी की सिसकियां उस पूरे गार्डन को महका रहे थे। प्रेम भी अपनी सुहाग रात में पूरा मगन हो गया था। पूरे स्विमिंग पूल का पानी उन्होंने अपने सुहाग रात के जश्न में रंग दिया था, और पूरी रात वे स्विमिंग पूल में ही अपनी सुहाग रात मनाते रहे, एक दूसरे के जिस्म को सुकून पहुंचाते रहे। इधर शोभा की बारात ना आने पर उसकी शादी उसके पड़ोस के ही सुभाष से कर दी गई थी, जो उससे 15 साल बड़ा था। शोभा तो सुहाग रात के दिन ही बखेड़ा खड़ा कर गई थी। वह सुहाग रात में ही सुभाष से डिवोर्स मांग रही थी। मुझे डिवोर्स चाहिए अभी इसी वक्त, सुना आपने? वह जो आज ही कुछ घंटे पहले उससे शादी करके आई थी, 16 श्रृंगार किए उसकी सेज सजाए बैठी थी, मुंह दिखाई में वह उससे डिवोर्स मांग रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुम आज की रात मुझसे डिवोर्स मांगोगी और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा? क्या समझ रखा है तुमने मुझे? वह उसे बाजू से पकड़ते उसे हिलाया था, जबकि शोभा का दिल पसलियों से तोड़कर बुरी तरह से बाहर आने को मचल गया था। मैं आपसे कह रही हूँ ना, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए अंकल। वह बड़ी बेध्यानी में उसे अंकल कह गई थी। अगले ही पल सुभाष उसके होठों से चिपकता उसे इस बात की सजा दे गया था। वह बुरी तरह से तड़पी थी और छटपटाई थी। खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हिचकियाँ ले गई थी। सुभाष उसे अंकल का मतलब अच्छे से समझाता, उसके होंठ पर हल्का सा कट देते पीछे हटा था। आइंदा इस जुबान को सुभाष तक ही सीमित रखना, वरना 9 महीने के बाद अपना बच्चा तुम्हारी कोख से पैदा करते हुए तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। सुभाष ने अपना शेरवानी एक तरफ उछालते अपनी कमीज के ऊपर के 2 बटन खोल गया था। उस वक्त उसे और ज्यादा घुटन का एहसास हो रहा था। वह अपने होठों को रगड़ती उसके तरफ गुस्से के अंदाज में देखने लगी। तुम कह रहे हो ना 9 महीना, यहाँ 9 दिन किसने देखे हैं? आप 9 महीने की बात कर रहे हैं। शोभा का अपने होठों को रगड़कर उसका दिया हुआ निशान मिटाते देखकर वह अंगारों में जला था, और अगले ही पल फिर से उसके होठों को अपनी पकड़ में लेता इस बार बहुत गुस्से से उसकी सिसकियों का गला घोट गया था। उसकी रुकती सांस महसूस करते हुए जरा सा पीछे हटा। आइंदा मेरा दिया हुआ निशान भी मिटाने की कोशिश की तो मैं और कहाँ कहाँ निशान दूंगा, तुम समेट भी नहीं पाओगी। सुभाष उसे गुस्से से घूरते झटके से उसकी कलाई छोड़ा। आप बहुत बुरे हैं। अब अपने होठों पर होती जलन को महसूस करती उसके तरफ शिकायती निगाह से देखते हुए बोली, जबकि सुभाष ने सर झटकते हुए बाथरूम का दरवाजा पकड़ लिया। उसके जाते ही शोभा गुस्से से लहंगा संभालती बिस्तर पर ढेर सी हो गई थी। उसे अपने होठों पर बहुत तेज दर्द महसूस हो रही थी। अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि सुभाष ने उसके होठों को इतनी बेदर्दी से अपना निशाना बनाया है। वह तो जब भी सामने आता था बहुत डिसेंट तरीके से बात करता था, हमेशा नरम शब्दों का इस्तेमाल करता था, बल्कि जिंदगी में कभी सुभाष ने उसे ऊंची आवाज में भी बात तक नहीं की थी। और आज जब एक हादसे की वजह से उसकी जिंदगी में वह दाखिल हो गई थी तो अपनी सारी शराफत भुलाकर बेशर्मी पर उतर आया था। लेकिन शोभा ने भी सोच लिया था उसे क्या करना है। झट से उठती ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी।
सुभाष ने बाहर आते कमरे में उसे ना पाकर ड्रेसिंग रूम का बंद दरवाज़ा देखा। गुस्से से गहरी सांस भरते दराज से सिगरेट की डिब्बी निकालता, लाइटर से सिगरेट जलाता बालकनी में चला गया। आज सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ था, उसे तो अब तक ये सब एक सपना सा लग रहा था। शोभा सुभाष के चाचा के बेटे की बचपन की मंगेतर थी और ये रिश्ता उसके पिता गजेंद्र ने तय की थी। शोभा के माता पिता के देहांत के बाद उसके चाचा ने जोड़ रखा था, क्योंकि शोभा अनाथ थी और चाचा ने जो कहा उसने मान लिया था। इसलिए शोभा अपनी उस रिश्ते की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन प्रेम से उसकी कभी आमने सामने बात नहीं हुई थी। उसकी मंगनी को उसने कभी इतनी अहमियत नहीं दी थी कि वह प्रेम को लेकर कोई सपना सजाती, लेकिन उसे सुकून था कि शादी के बाद उसका भी अपना कोई घर होगा। ये सुकून आज उसकी शादी वाले दिन बुरी तरह से टूट गया था, क्योंकि शोभा की बारात नहीं आई थी और शोभा सुभाष के गली में ही रहती थी। सुभाष के चाचा का घर थोड़ा सा दूर था। शोभा का घर और सुभाष का घर बिल्कुल आमने सामने था। सुभाष को वह बचपन से देखती आई थी। प्रेम किसी और लड़की से मोहब्बत करता था, इसलिए ये घर छोड़कर चला गया था। सुभाष की माँ बहुत रोई थी। सुभाष के पिता गजेंद्र प्रसाद ने उन लोगों के हाथ भी जोड़े थे, अपने भतीजे की किए गए गलती की माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन शोभा का सामना न कर सके। शोभा गजेंद्र प्रसाद को बहुत प्यारी लगती थी। वह हमेशा उसको एक बहू के रूप में देखते आए थे। ये शादी भी गजेंद्र प्रसाद ने ही लगाई थी। वह उसके साथ ये सब देखकर बर्दाश्त न कर पाए। उनके सामने उनका आखिरी सहारा, आखिरी उम्मीद उनका बेटा सुभाष आया था। सुभाष को अचानक ही गजेंद्र साहब ने इस शादी के लिए कहा था। वह गुमसुम सा हो गया था। अपने पापा की इज्जत और उनकी इच्छा का भरम रखते हुए वह शादी के लिए मान भी गया था, लेकिन शोभा बुरी तरह से घबराई थी। शोभा के लिए सुभाष का रिश्ता पहले ही पम्मी से तय कर रखा था। सुभाष की माँ लता देवी अपनी दोस्त सावित्री देवी की बेटी पम्मी को लाना चाहती थी। इस बात से वे सभी राजी थे, पर किस्मत ने खेल ऐसा खेला कि कोई कुछ कर ही नहीं सका। जोड़ा तो शोभा से बनाया गया था, तो पम्मी से शादी कैसे कर लेता। सिगरेट को जूते के नीचे मसलते ताज़ा हुआ, अपने कपड़े उतारे, गाल पर हाथ जमाए। उसे ठंडी हवाओं के झोंकों ने काफ़ी हद तक उसे सुकून में किया था। उसने यूं ही नीचे देखा तो उसकी निगाहें शादी में आए पम्मी पर जा ठहरी थी। पम्मी की निगाहें भी सुभाष पर ही थी। उसकी आंखों में ढेरों आंसू थे, जिन्हें वह देखता सुभाष अपने होंठ भींच गया था। चुप से पलटा, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, जबकि पम्मी ने बेदर्दी से अपने आंसू पूछे थे। सुभाष वापस अंदर आया तो शोभा को बिस्तर पर कंबल में मुंह देकर लेटे देखा। अपने होंठ भींच गया। चुपचाप लाइट ऑफ करता वह भी बिस्तर की तरफ बढ़ा कि उसी पल शोभा करंट खाकर उठी। आप यहाँ नहीं सो सकते? क्यों नहीं सो सकता? वह उसके तरफ मुंह फेरता, माथे पर बल डाले पूछने लगा। बस नहीं सो सकते, प्लीज आप यहाँ। वो बेबस होकर बोली। अपनी जुबान को कंट्रोल करो शोभा, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ इस सिचुएशन को। तुम हो कि इसे और हवा दे रही हो। अगर मुझे गुस्सा आया तो सारी रात सोचती रहोगी कि बिस्तर पर क्यों सोई। वह अपना तकिया जोर से पटकते आंखें मीचे बोला, आप मुझ पर गुस्सा ना करें। अब सुभाष वह फिर से अपने जुबान के जौहर दिखाने लगी कि उसके इतना गुस्सा करना शोभा को डरा गया था और वह इस बात की तेजी महसूस करती एकदम चुप हो गई। शोभा प्लीज चुप कर जाओ, मेरा दिमाग मत घुमाओ, वरना एक ही रात में एक से ज़्यादा बार अपना अधिकार तुमसे वसूल कर लूँगा। तुम सुबह चलने के लायक नहीं बचोगी। वह इतना बेशर्मी से बातें कर रहा था कि शोभा लाजवाब होती चुप हुई थी, बल्कि वह तो गूंगी बन गई थी। आखिरकार सुभाष क्यों उसके साथ इस तरह की बातें कर रहा था? खैर, अगर कुछ करना होता तो बोलता नहीं। वह दिल ही दिल में खुद को तसल्ली करती। भी उससे दूरी रखते हुए तकिए पर सर रखकर सो गई। अब की बार उसे चुपचाप लेटा देखकर वह भी बिल्कुल चुप से आंखें मूंद गया था। शोभा ने मुंह फेर कर डिम लाइट में उसे देखने की कोशिश की। वह अपनी आंखें मीचे हुए था। वह 30 साल का भरपूर नौजवान मर्द था। बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत था और उस पर उसके कॉलेज की लड़कियां मर मिटी थीं और कई लड़कियों की नज़र उस पर थी। लेकिन उसकी माँ ने उसका नाम अपनी दोस्त की बेटी के साथ जोड़ रखा था, जिस पर सुभाष ने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अपनी माँ के पसंद पर ही खुश था। उसका ज़्यादातर ध्यान अपने पढ़ाई और बिजनेस की तरफ था। अपने होटल को दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी करता नहीं थकता था। उसका बिजनेस हवाओं में उड़ रहा था और पैसों की रेल पेल इतनी थी कि वह उसके घर में उसकी बहन और माँ हर रोज नई ड्रेस के कपड़े लाती और पहनती। घर के डेकोरेशन जेवर पर खूब पैसे खर्च करती थी। अलग अलग कपड़े खरीदती, उस पर पैसे खर्च करती। घर में नई नई चीज़ें लाती रहती और बहुत खुश थी। पर उनकी खुशी को शोभा के नाम का ग्रहण लग चुका था। वह अभी तक उससे बहुत गुस्सा थी। तभी गजेंद्र प्रसाद दाखिल हुए। वह उनके तरफ मुड़े। क्या सोचा है आपने? सुभाष की शादी शोभा से करवा दी? आप जानते हैं ना, सुभाष और पम्मी का रिश्ता तय हुआ था
तो फिर आपने कैसे उसकी शादी कर दी? तेज शब्दों में बोली थी। आप अपनी टोन थोड़ा कम रखिए। वह अपनी कलाई से घड़ी उतार कर एक तरफ रखते उन्हें गुस्से से कहने लगे, मेरे बेटे की शादी कर दी आपने, मुझे इस फैसले में शामिल तक नहीं किया और अब कह रहे हैं मैं भड़कूं भी ना। वह उनके पास बैठी बड़े गुस्से से रोते हुए बोली थी, जी बिल्कुल, आप जानती हैं कि ये शादी बहुत ज़रूरी थी और उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं था, इसलिए बहस मत करो मेरे साथ, मेरा दिमाग बहुत बुरी तरह से दुख रहा है। गजेंद्र साहब ने बेड के साइड से टेक लगाते हुए कहा, ये शादी समय के तालमेल को देखते हुए बहुत ज़रूरी था, लेकिन एक बात आप याद रखना गजेंद्र साहब, मैं शोभा को कभी अपनी बहू स्वीकार नहीं करूंगी। मेरे लिए वह शोभा की पत्नी के रूप में मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं और मैं सुभाष की पम्मी से दूसरी शादी करवाऊंगी। गजेंद्र साहब अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनते हुए दंग रह गए थे। आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? शोभा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती होगी, लेकिन मेरे लिए वो मेरे दोस्त की बेटी है और मुझे जान से प्यारी है। मैं उसके साथ किसी तरह की कोई जाति बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप उसे मेरी वार्निंग समझो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। गुस्से से कहते हुए उठते बाथरूम की तरफ बढ़ गए थे, जबकि लता देवी ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ बंद की और चुप हो गई थी, लेकिन उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। इधर शोभा सुभाष को देखते देखते सो गई। वह उसकी धीमी सांसों का टकराव महसूस करते हुए अपनी आंखें खोल उसे देखने लगा। वह अभी तो 3 दिन पहले ही कितनी खुश थी, अपनी 18वीं सालगिरह मनाते हुए खुश हो रही थी। वह छोटी सी मासूम लड़की थी, सुभाष की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी, जिसका अंदाजा सुभाष को भी नहीं था। अचानक से भगवान ने उसकी जिंदगी एक ऐसी लड़की से जोड़ दी जो उसी के घर के सामने रहती थी, हमेशा उसकी नज़रों के सामने रही, लेकिन सुभाष ने उसे कभी गलत नज़रों से नहीं देखा था। पर आज तो वह उसके साथ शादी जैसी पवित्र रिश्ते में जुड़ गई थी। सुभाष ने अपनी आंखें मींची, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, न जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। सुभाष दिल ही दिल में सोचता उसे देखने लगा, मुझे डिवोर्स चाहिए। उसकी कही गई बात को याद करते हुए अपने होंठ जोर से बंद कर गया। समय को ध्यान में रखते हुए ये शादी बहुत ज़रूरी थी। सुभाष की आज ही शादी हुई थी और आज ही उसने इस तरह की बात की। सोचते हुए वो मुंह फेरने लगा कि अचानक से शोभा ने करवट उसके तरफ लेते उसके करीब होते अपनी बाजू सुभाष के सीने पर रखती उसका दिल एकदम से धड़का था। खुद पर काबू पाती वह धीरे से उसका हाथ पीछे करके अगले ही पल वो फिर से नजदीक हुई। इस बार सुभाष ने झटके से उसके बाजू को पीछे झटका था तो नींद में डूबी हुई आंखें एकदम से खोली थी। ढंग से सो जाओ, क्यों हाथ पैर इधर उधर पटक रही हो? वह नींद में डूबी आवाज़ में बोला था। तुम मुझे इतना क्यों उस्का रही हो? ताकि मैं अपना अधिकार वसूल करूं तुमसे, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके अपना अधिकार ले लूं? और इस तरह की बातें कहता उसे एक पल में डरा गया था, लेकिन वे जानती थी सुभाष कभी भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छुएगा। जबकि वह सोचते कुछ देर पहले ही अपने होंठ पर गहरे निशान उसके मोहब्बत को भूल गई थी। पति अपनी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते, ऐसे बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और ये बात बड़ी मासूमियत से बोली थी। अच्छा, फिर प्यार मोहब्बत से अपना अधिकार ले लेता हूँ, क्या ख्याल है तुम्हारा? वह उसे खींचकर अपने पास किए तो उसकी नींद भग से उड़ गई थी। सुभाष अंकल, वह बोलते बोलते फिर से रुक गई। बोलो ना, वैसे भी मेरी जुबान कुछ मीठा चखना चाहती है। सुभाष ने अपने होठों से उसकी जुबान को अपने पकड़ में ले गया, फिर उसके चेहरे के तरफ देखा। सुभाष अंकल, मैं कुछ भी नहीं कह रही। अब वो फिर बुरी तरह से गुस्सा हुआ था। वह खुद को छुड़ाती, उससे पीछे होती, अपना सर तकिए पर रखती, उसके तरफ चाहत की नज़रों से देखते धीमा सा मुस्कुराया था। उम्मीद है आइंदा के लिए ये बात ज़रूर ध्यान में रखोगी और डिवोर्स जैसा शब्द दोबारा अपने होंठ पर नहीं लाओगी। मेरे लाने या ना लाने से क्या होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ दिनों में ही आप मुझे डिवोर्स दे देंगे। वो बड़ी विश्वास के साथ बोली थी। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? सुभाष ने उसकी तरफ देखा, हैरानी और गुस्से से पूछने लगा। टाट में पेबंद अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरी हैसियत और औकात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। वह दर्द भरे शब्दों में बोलते सुभाष को बहुत कुछ याद दिला गई थी, जिस पर सुभाष सिर्फ अपने होंठ बंद करके रह गया, जबकि उसकी चुप्पी शोभा को बुरी तरह से तकलीफ दे गई थी। पम्मी बहुत परेशान नजर आ रही थी। आंटी प्लीज, आपने वादा किया था कि मैं ही सुभाष की दुल्हन बनूंगी, फिर कैसे आज वे वादा तोड़ दिया? पम्मी की बातों पर लता देवी ने अपनी मुट्ठियां जोर से बंद की थी। थोड़ा सब्र कर लो मेरी जान, ये सब सिर्फ समय का मार है, क्योंकि सुभाष और शोभा का कोई जोड़ नहीं। 2 दिन के बाद ही नई शादी का भूत उसके सर पर सवार है और वह निभाना चाहता है, तो ये भरम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तुम चिंता ना करो, तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ है और तुम देखना, जो जिसका होता है उसे मिल जाता है। सुभाष तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा। याद रखना, तुम वह उसे फिर से दिलासे देती
उसका हौसला बढ़ा रही थी। मम्मी ने अपने आंसू साफ किए। चलो नाश्ता करो मेरी जान, अभी से हिम्मत हार जाओगी तो आगे कैसे मुकाबला करोगी? और वैसे भी उस लड़की में इतनी जान नहीं है हमारा मुकाबला कर सके। लता देवी ने मुस्कुराकर उसे हौसला दिया। तब वो हाँ में सिर हिला गई थी। अब निकलोगी बाथरूम से या अंदर ही रहना है? सुभाष बराबर बाथरूम के बाहर चक्कर लगा रहा था। शोभा थी कि उसे 1 घंटा हो गया था वह बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। ऐसे में सुभाष का गुस्सा अब तेजी में बढ़ रहा था, जबकि वह बार बार एक जगह खड़ी अपने कपड़ों के साथ उलझी हुई थी। उसके ब्लाउज की जिप बंद ही नहीं हो रही थी। वह सावर लेकर उस वक्त ठंड से कांप रही थी और अपने डीप गले ब्लाउज को देखती शर्म से पानी पानी हो रही थी। कितना अच्छा होता कि ये बाहर चले जाते, मैं कोई और अलमारी से अपना दूसरा ब्लाउज निकालती। एक बार फिर जिप के साथ जंग करते हुए वो बुरी तरह से रोनी सी शक्ल बनाते सोच रही थी, शोभा मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं दूसरी चाबी से ये दरवाजा खोलकर अंदर आऊंगा, फिर बैठकर रोती रहना। बाहर से सुभाष का गुस्सा भरा आवाज सुनती वह थूक निकलते अपना हल गीला करती आगे बढ़कर दरवाजा खोल गई। सामने ही ज्वालामुखी खड़ा था। हटो रास्ते से, वह उसको बाजू से थामे। उसे डरा गया था। अब वो खुद बाथरूम की तरफ बढ़ा कि एक पल को उसके कदम वहीं रुके। वे अपनी खसकते ब्लाउज को बड़ी मुश्किल से संभालते सीने पर थाम गई थी, जबकि उसकी पूरी कमर अब उसे साफ दिखाई दे रही थी। क्या बेशर्मी है, ये कौन सा ड्रेस पहना है तुमने? सुभाष के खून में शोले फूटे थे। वह घबराकर उसकी तरफ पलटी नहीं। वह जिप बंद नहीं हो रही। पलके उठाते झुकाते वो बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी, बंद नहीं हो रही तो क्या इस हालत में बाहर जाओगी? वह गुस्से से उसके तरफ बढ़ा। आप जाओ ना बाथरूम में, आपने इतना शोर मचाया हुआ था, अब आपको जल्दी नहीं हो रही? वह उसे अपने पास आता देखकर बड़ी डर से अपने कदम पीछे ले गई थी। सुभाष ने एकदम उसकी कमर पर हाथ डाले, उसे थामे अपनी तरफ खींचा। वह सीधा उसके सीने पर जा गिरी थी। दोनों ही की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। सुभाष अपने जज्बात पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। हाथ पीछे ले जाते उसकी जिप को ऊपर की तरफ खींचते बंद करने लगा था, जबकि उस बीच दोनों की निगाहें एक दूसरे में मिली थी। एक ने भी अपनी पलक नहीं झुकाई थी। जिप बंद करते वह उसे धीरे से छोड़ गया, बिना कुछ कहे बाथरूम में चला गया। झट से दरवाजा बंद कर गया। उफ, कितने गुस्से वाले हैं, मेरी तो पहले ही इनसे जान जाती थी, अब तो पत्नी बन गई हूँ, हर वक्त गुस्सा नाक पर रहता है, मेरा क्या होगा? ऊपर देखते गहरा सांस भर गई थी। फिक्र क्यों कर रही हो, कौन सा ये रिश्ता हमेशा के लिए रहना है? आंटी तो इतनी सफाई से इस रिश्ते को खत्म कर देंगे कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। गुस्से से सोचते मुस्कुराई थी। ड्रायर से अपने बालों को सूखा करते हुए आसपास से बिल्कुल बेखबर हो गई थी। उसके लंबे घने बाल उसकी खूबसूरती का सबसे बड़ा निशाना था। वह अपने बालों से इश्क ही तो करती थी, वह उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी। यही वजह थी कि शोभा के बाल बहुत खूबसूरत थे। आसपास से बेखबर होकर अपने बालों को संवार रही थी। सुभाष कब उसके पास आकर खड़ा हुआ उसे पता ही नहीं चला। वह तो जब सुभाष ने उसके हाथ से ड्रायर लिया तो वह चौंकी थी। सूख गया अब सब कुछ, अब हटो यहाँ से, मुंह बनाकर कहता अब अपने बाल सुखा रहा था। शोभा के माथे पर बल पड़े, लेकिन बिना कुछ कहे वापस पलटी। कहाँ जा रही हो? उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर उसके तरफ मुंह फेर कर पूछने लगा, बाहर और कहाँ? रुको, हम दोनों एक साथ चलते हैं। वह ड्रायर को तेजी से अपने बालों में घुमाता बोला, आप इतना वक्त लगा रहे हैं, देखिए तो कितना टाइम हो गया है, पता भी है आंटी न जाने कितना गुस्सा हो रही होंगी। मैंने देर करवाई है तुमने? जो बाथरूम में घुसकर बैठ गई थी और निकलना ही भूल गई थी, वह उस पर भड़का था। शोभा ने मुंह बना लिया। चलो अब। वह उसे लिए कमरे से बाहर निकला कि एक पल को रुका। अपना चेहरा ठीक करो। अब की बार गहरी नजरों से उसको सर से पैर तक देखते कहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है, वह तड़प कर बोली थी। सुभाष ने माथे पर बल डाले उसे घूरा था। शोभा, जितना कहूँ उतना ही किया करो, मुझे फालतू की बहस करने वाली ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं लगती। मुझे तो आप शुरू से ही अच्छे नहीं लगते। बेकाबू शोभा के मुंह से उसका शब्द फिसला था। एक पल को वहां चुप्पी छा गई। तुम्हें जो अच्छा लगता था भगवान ने वो तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा, इसलिए ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। इस जुबान को कंट्रोल में रखा करो। वह वार्निंग करता बाहर निकला तो शोभा उसकी बात पर अपने आंसू पीते उसके पीछे ही निकली थी। नाश्ते की टेबल पर गजेंद्र साहब और लता देवी के साथ पमी भी बैठी हुई थी। उसकी फैमिली तो जा चुकी थी। फिलहाल उसका यहाँ कितने दिन का रुकना था कोई नहीं जानता था। सीढ़ियाँ उतरते हुए अपनी आंटी की नज़रों से डरती हुई पीछे छुपी थी। सुभाष ने अपने माँ और पापा के पैर छुए। उसने आशीर्वाद ली। गजेंद्र साहब ने उन दोनों को आशीर्वाद देते बेटे को गले से लगा लिया और शोभा के सर पर हाथ फेरा। दोनों एक साथ कुर्सी घसीट कर बैठे थे। शोभा की नज़रें झुकी हुई थी।
शोभा बेटा नाश्ता करो। और उसे यूं ही बैठा देखकर गजेंद्र साहब ने उससे बात की तो वह घबराकर नाश्ते की प्लेट में नाश्ता डालने लगी। एक नज़र अपनी आंटी को देखते जो उसे ही घूर रही थी, फिर से नजरें झुकाती प्लेट से अपने मतलब की चीजें लेती खाने लगी, जबकि उसके हाथों की कपकपाहट पास बैठे सुभाष से छुपी ना रह सकी। अरे बेटे, आज तो आप दोनों की रिसेप्शन है तो आपको वहाँ जाना बहुत जरूरी है, अपने काम से छुट्टी ले लो। गजेंद्र साहब ने सुभाष की मीटिंग की बात सुनते नरमी से कहा था। नहीं पापा, जाना बहुत जरूरी है, और ये रिसेप्शन कोई पहले से प्लान तो नहीं था, वरना मीटिंग नहीं रखता, बट मैं जल्दी आने की बहुत कोशिश करूंगा। वह उससे प्यार से बात करता अपने खाने की टेबल से उठा था। शोभा भी उसके पीछे ही उठी थी। तुम कहाँ जा रही हो? सुभाष ने उसे टोका। वह आपकी तैयारी में मदद करनी है ना। शोभा का सारा कॉन्फिडेंस कहीं छूमंतर सा हो गया था। जिस अंदाज से उसने सुभाष के साथ रूम में बात की थी, उस वक्त सामने खड़ी शोभा तो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। मैं छोटा सा बच्चा तो नहीं जिसे तैयारी के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ सके। चुपचाप बैठकर अपना नाश्ता पूरा करो। वह उसे धीमे शब्दों में डपटता हुआ वहां से चला गया। गजेंद्र साहब को भी कॉल आने लगी तो वह भी उठ गए। अब टेबल पर लता देवी और पम्मी और शोभा ही थे। शोभा डरते डरते वापस बैठी और सर झुकाए अपनी प्लेट से नाश्ता करने लगी। ये सब बस एक दिखावा है, उसे सच न समझ लेना। लता देवी ने अपनी चेयर के साथ टेक लगाते उसे अपनी बात पर ध्यान दिलवाया। शोभा अपने होंठ भींच गई। ठीक होगा, तुम ऐसे हालात पैदा करो कि सुभाष तुम्हें खुद छोड़ दे, वरना मैं कुछ करने पर आई तो तुम्हारे पास रोने के लिए कुछ नहीं बचेगा और न ही खोने के लिए। वह उसे ठंडे शब्दों में धमकी दे रही थी। शोभा ने नम आंखों से उन्हें देखा। मेरी क्या गलती है जो आप मुझसे इस तरह की बातें कर रही हैं? और नफरत उसके आंसू गले में फंसने की वजह से बात पूरी न कर पाई थी। नफरत बहुत छोटा शब्द है शोभा। मैं तुम्हारी शक्ल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, न तुम्हें सारी जिंदगी अपने बेटे के साथ देख सकूंगी। वह सब मैं नहीं कर सकती। मेरा वार सहने की तुम में ताकत नहीं, इसलिए ठीक होगा मेरे बेटे की जिंदगी से खुद ब खुद निकल जाओ। वह फिर से उसे डपट रही थी और बोल रही थी तो शोभा बड़ी मुश्किल से पर कंट्रोल करते उठी थी, अपने कमरे की तरफ भागी थी कि कमरे से निकलते सुभाष के साथ बुरी तरह से टकरा गई। सुभाष ने जब अपने से टकराते उसे देखा तो उसकी कलाई थामे अपनी तरफ खींचा। वे सीधा उसके सीने से जा टकराई थी। कौन से हवा के घोड़े पर सवार हो? वह शोभा के दिमाग में लता देवी की बातें गूंज रही थी। तुम खुद उसकी जिंदगी से निकल जाओ तो ठीक है, वरना मेरा वार सहने की ताकत तुम में नहीं। वह होंठ भींचे एक तरफ को हटती सुभाष को जाने का रास्ता दे गई। उम्मीद करता हूँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, सुकून से रहोगी और सबको रहने दोगी। वह धीमे शब्दों में कहता सीढ़ियों से नीचे उतर गया। उसकी चौड़ी छाती देखती रह गई। आपकी माँ ने सुकून से रहने दिया तो रहूंगी ना। वह गुस्से से सोचती हुई कमरे में दाखिल हुई। उसे एक अजीब सिचुएशन पर जिंदगी ले आई थी। ना वह आगे बढ़ पा रही थी, ना पीछे हट सकती थी। रिसेप्शन का फंक्शन सुभाष ने अपने ही होटल में अरेंज करवाई थी। सारे इंतजाम भी खुद किए थे। इतने कम टाइम में वह खुद ही कुछ कर सकता था। स्टेज को बहुत ही प्यारा सा सजाया गया था। सुभाष के चेहरे पर मुस्कान थी जिसे कुछ ही देर बाद शोभा छीनने वाली थी। वह स्टेज पर दुल्हन बनी सुभाष के साथ बैठी एक कमसिन सी परी लग रही थी। इसके हुस्न की तारीफ हर जगह हर कोई करता रहा और पम्मी गुस्से से तड़प रही थी। खूबसूरत तो वह भी थी, लेकिन वह सुभाष के ही उम्र की थी कि शोभा उससे कम 10 साल छोटी थी। ब्यूटिशियन ने उसका मेकअप भी उसी अंदाज में किया। वह अपनी उम्र से बड़ी नहीं लग रही थी। उसका असल रूप उसको और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। उसकी सब सहेलियां उस वक्त उसके पास स्टेज पर मौजूद थी और उसे छेड़ रही थी। वह उनकी बातों का भी कम ही जवाब दे रही थी। उषा, मुझे बाथरूम जाना है। अचानक से वह अपनी एक दोस्त के कान में घुसकर बोली। उसे चौंका गई तो वह उसे लिए स्टेज से उतरी और बाथरूम की तरफ चल दी। शोभा का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। अभी वह जो करने का सोच रही थी उसे सोचकर ही उसकी जान निकली जा रही थी। न जाने उसके इस व्यवहार से सुभाष पर क्या असर होगा, लेकिन उसे ये सब करना था। उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। वह डरते डरते बाथरूम से बाहर निकली, उषा के साथ चल पड़ी। स्टेज की तरफ जा रही थी कि एक पल को उसने उषा का हाथ छोड़ा। सब तरफ निगाहें दौड़ाई। अगले ही पल सामने से आता सुभाष को देखा। सारे शब्द हल्क में ही दम तोड़ गए थे। सबकी नजरें उन दोनों पर उठी। देवी कुछ धमाके का इंतजार कर रही थी, लेकिन शोभा की चुप्पी उन्हें गुस्सा दिला रही थी। मुझे आप सबके सामने सुभाष से कुछ कहना है। उसकी बात पर सबने उसकी तरफ ध्यान दिया। जो भी कहना सोच समझकर कहना। बंद कमरे में की गई गलती की माफी है, सबके सामने किए गए गलती की माफी नहीं। सजा जरूर मिलेगी। वह उसके करीब होता, उसके आसपास चक्कर लगाता बोल गया था, इसलिए शोभा का रोम रोम सुलग उठा था।
मैं आपसे डरती नहीं, समझे? अब मुझे सुभाष के साथ नहीं रहना, मुझे आपसे। बकवास बंद करो। शोभा उसके पास जाता उसकी कलाई जोर से थाम गया। शोभा का सारा खून सिमटकर उसके चेहरे पर आ ठहरा था। दिल ही दिल में वह सुभाष से बुरी तरह से डर भी रही थी। छोड़िए मुझे, वह उसकी कलाई से थामे हॉल से बाहर ले जाने लगा। कुछ लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा, कुछ ने शक भरी निगाहों से, कुछ ने अविश्वास से उन दोनों को देखा जो हॉल से बाहर निकल गए थे। सुभाष उसे लिए होटल के पिछली साइड आया था, जहां उस वक्त अंधेरा था, कोई नहीं था। वहां से लाता उसका हाथ जोर से झटका, उसे झकझोड़ा और वह गोल गोल घूमती उसके सामने खड़ी हुई थी। गहरी सांस भरती डर से उसे देखने लगी, जो उसको खूंखार नजरों से देख रहा था। क्या बकवास करने लगी थी अंदर? वह बोला नहीं, दहाड़ा था। शोभा ने डर कर अपनी आंखें जोर से बंद की थी। आंखें खोलो और मेरी बात का जवाब दो, वह उसे कंधों से पकड़ते चिल्लाया था। शोभा का पूरा बदन कांपने लगा था। उसके पास सुभाष की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह सिसकी भरती उसके काली आंखों को देखने लगी। बोलो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। आज पहली बार वह सुभाष को इस तरह गुस्से में देख रही थी। मैं सबके सामने आज आपसे डिवोर्स। वह कह नहीं पा रही थी। बोलो ना, रुक क्यों गई? दांत चबाता उसे बोलने पर उसका रहा था। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अलग होना है। आपको मुझे छोड़ना होगा वरना। शोभा भी अब बिना रुके अपने टोन में वापस आई थी। वरना क्या? उसने उसे वार्निंग किया। मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी आप नामर्द हैं। आपका मुझसे कोई रिलेशन नहीं, आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सके, इसलिए मुझे आपसे। वो बेधड़क बिना रुके बोलती जा रही थी, बिन रुके, अपने अंजाम की भी परवाह नहीं की। उसे ये तक पता नहीं चला कि वह जिस आदमी के बारे में ये बात कर रही है वह सामने ही खड़ा है। बिल्कुल चुप से वह उसे सख्त निगाहों से देख रहा था। शोभा के जिस्म में कपकपी सवार हो गई थी। वह जानती थी कि अब सुभाष उसे नहीं छोड़ेगा, वह सख्त सजा देगा। उसकी गंभीर चुप्पी पर उसने कांपते हुए सुभाष की आंखों में देखा। वो ये सब कहकर थर थर कांप रही थी। वह एक पल को रुक गया, ऐसा लगा जैसे वक्त ही थम गया हो। वह 2 कदम उसके करीब होता स्टॉप अंदाज में उसे देखने लगा। दोनों के बीच तय हुआ, तुम जाओ अंदर और सबके सामने ये शब्द कहो, ये सुभाष का वादा है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए, तुम्हें दे दूंगा। वह उसे साफ साफ शब्दों में कहता। उसकी सांसें खींच गया। चलो, वह उसकी कलाई खींचता आगे बढ़ गया। एक पल को रुका। शोभा उसके सीने से जा टकराई। लेकिन याद रखना, अगर ना कह सकी तो आज की रात बहुत अच्छे से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूँ और किस किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूँ, जाओ और बोलो ये सब। हो जाओ आजाद, बचा लो खुद को मुझसे। एक एक शब्द पर जोर देता बोल रहा था। शोभा की आंखें बोझल होती जा रही थी। वह उसका गुस्से से कलाई से हाथ थामे हॉल की तरफ वापस पलटा था। शोभा की टांगों से जान निकली थी। वह चाह कर भी उसके सामने ऐसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उनके वापस लौटने पर सबकी निगाहें फिर उन पर जा ठहरी थी। सुभाष ने अपने होंठ भींचे उसे देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था। बोलो, वह धीमे शब्दों में बोला, लेकिन गुस्से में बोला। शोभा की सांस गहरी हुई। उसकी जुबान तलों से चिपक गई थी। इतनी बड़ी बात वह सिर्फ सुभाष के सामने ही बोल पाई थी। वह भी न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत लेकर आई थी। यूं भरी महफिल में अपने पति पर इल्ज़ाम लगाना, वह भी इस हाल में जब उसकी बारात न आई। उसने उससे शादी करके उसे बदनामी से बचाया था। आज वो सबके सामने उसे इतना बदनाम कैसे कर देती? उसके दिमाग में बहुत दर्द उठा था। वह अपनी आंटी की बातों को याद करते मजबूर हो गई थी। अगर तुमने आज के दिन मेरे बेटे से अलग होने का फैसला ना किया तो मैं तुम्हें भरी महफिल में इतना बदनाम करूंगी कि मेरे बेटे सुभाष से दूर हो जाओगी। तुम उस पर कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ, हम जानते हैं रात भर वो तुम्हारे पास नहीं आया था और ना ही तुम्हारी कोई सुहागरात हुई है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ भी इल्ज़ाम लगा दो कि वे नामर्द है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये सुनने के बाद शोभा की हिम्मत जवाब दे गई थी। वह सबके सामने ये शब्द कहे। सुभाष की भी बातें उसके दिमाग में रह रहकर गूंज रही थी। सुभाष का वादा है, तुम्हें यहीं डिवोर्स देकर जाएगा। शोभा ने सामने खड़े सुभाष को देखा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। उसके दिमाग में ये शब्द गूंज रहे थे, अगर ना कह सकी तो आज की रात मैं बहुत अच्छे से साबित करूंगा कि मैं कितना मर्द हूँ और किस किस अंदाज से तुम्हें आज सेटिस्फाई करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकोगी। लास्ट चांस दे रहा हूँ, जाओ बोलो और हो जाओ आज़ाद, बचा लो खुद को मुझसे। और ये सब सोचते सोचते वे अगले ही पल चक्कर खाकर जमीन पर गिरी थी। लेकिन सुभाष की बाहों ने उसे संभाला था। वह जानता था शोभा में इतनी हिम्मत नहीं कि वह ऐसी वैसी कोई बात करे, लेकिन उसने सुभाष के सामने भी ये शब्द कैसे कहे, उसका हिसाब तो वह आज रात लेने ही वाला था। अभी तक वे दोनों घर नहीं आ पाए थे। न जाने वे दोनों कहाँ हैं, कहीं वह एक दूसरे के करीब ना हो जाए।
इस वक्त सब वापस हवेली आ चुके थे। उन सबको वापस आए 2 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन सुभाष और शोभा अभी तक नहीं लौटे थे। सुभाष उसके बेहोश शरीर को उठाए वहाँ शादी हॉल से निकला था, अभी तक वापस नहीं लौटा था। गजेंद्र साहब, आप सुभाष से पूछिए ना वे कहाँ हैं। आप सुभाष से पूछिए वो कहाँ हैं, वह अभी तक वापस क्यों नहीं आए। राजेंद्र साहब को अंदर आता देखकर लता देवी ने बेचैनी से पूछा। मौसम खराबी की वजह से वह शोभा को अपने फार्म हाउस ले गया है। फार्म हाउस? लेकिन क्यों? वह बहुत गुस्से वाली शब्दों में इसका मतलब पूछती तिलमिला उठी थी। उसका दिल किया वह उसे ले गया। शोभा उसकी पत्नी है, वह ले जा सकता है जहाँ चाहे, वहाँ उसकी मर्जी है। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई परेशानी नहीं। मेरे ख्याल से रात बहुत हो गई है, आप लोगों को भी अब आराम कर लेना चाहिए। वे दोनों को एक तेज निगाह से देखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। देखा आपने, भगवान, अब वो फार्म हाउस में एक दूसरे के करीब हो जाएंगे और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। पमी अब रो पड़ी थी। पता नहीं उस लड़की ने वह सब क्यों नहीं किया, जबकि मुझे पूरा यकीन था आज सुभाष की जिंदगी से वह निकल ही जाती, पर वह बोलने से पहले ही बेहोश हो गई थी। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। इस वक्त वह खुद को बेहद बेचैन महसूस कर रही थी। अगर वे हवेली आ जाते तो वह कुछ न कुछ करके दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती, पर अब वह सिर्फ चिढ़ सकती थी और परेशान हो सकती थी। और पमी बराबर आंसू बहा रही थी। इधर शोभा को करीब 1 घंटे के बाद होश आया था। वह कसमसाकर उठी, अपना सर उठाया। उसने सामने सोफे पर टांग जमाए बैठे सुभाष को देखे, जो गहरी लाल अंगार आंखों से उसे देख रहा था, बल्कि उसे घूरे जा रहा था। उसके हाथ में सिगरेट थी, जबकि सामने ढेरों जलाई हुई सिगरेट नीचे ट्रे में पड़ी हुई थी और कुछ बाहर गिरी हुई थी। वह बराबर 1 घंटे से सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। शोभा का दिल धक से रह गया था, जबकि सांस सीने में अटकी थी। एक बार फिर से उसके शब्द याद आए तो शोभा ने हिम्मत इकट्ठी करते बिस्तर से उठती दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा लॉक था। वह बार बार लॉक घुमाकर खोल रही थी। आंखों से आंसू टूटकर गालों पर बिखर रहे थे। अचानक जोर से बिजली कड़की तो वह कानों पर हाथ रखे चीख उठी। उस वक्त उस पर सुभाष का इतना डर समाया हुआ था कि वह बहुत बुरी तरह से कांप रही थी। अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनते हुए उसके पूरे शरीर थर थर कांपने लगे थे। सुभाष ने झटके से उसका मुंह अपनी तरफ लाता वह दरवाजे के साथ जाकर टकराई। नहीं, प्लीज मारना नहीं। उसे लगा कि सुभाष उस पर हाथ उठाएगा, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि सुभाष के इरादे उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। उसको सर से पैर तक निहारने लगा और उसका झटके से दुपट्टा उतार कर उछाल गया। दुपट्टा उसके साथ उसके बालों में अटैच था। खींचने से उसे बहुत दर्द हुआ था। वह तड़प कर रो गई थी। कहाँ भाग रही हो? बोला था ना आज रात बताऊंगा। मेरी मर्दानगी, तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं भाग सकती। नहीं, प्लीज़ सुभाष, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी इस तरह का शब्द नहीं बोलूँगी। शोभा ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। एक पल को सुभाष का दिल पसीजा था, लेकिन अगले पल उसके शब्द याद करते उसके दिमाग में फिर से जहर घुला था। तुम्हें माफ़ करने का मतलब है तुम्हें दोबारा मौका देना। जो तुम आज नहीं कर सकी वह तुम आगे कर सकती हो। सुभाष ने खींचकर उसे अपने सीने में दबा लिया। उसकी मध्यम चलती सांसें और ज़्यादा तेज हो गई थी। वादा करती हूँ मैं कभी नहीं ऐसा बोलूंगी। वह आंसू अपने गले में उतार कर रो पड़ी थी। उसका रोता देख सुभाष बोला, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। सुभाष की बात पर शोभा ने एक हिचकी ली थी। अगले ही पल वो उसे बिस्तर पर पटक चुका था। वह शर्माती हुई पीछे होती बेड से टेक लगा चुकी थी। मुझे प्लीज़, मुझे परेशान ना करें। वह सुभाष को बिना सटके देखकर वो बहुत रोने लगी थी। आज जो तुमने इतना बुरा मेरे बारे में कहने जा रही थी उसका क्या? सुभाष गुस्से से बोलता उस पर टूट पड़ा था। शोभा उससे अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुभाष उसके दोनों हाथों को ऊपर तकिए पर दबाता एक ही पल में उसको अपने काबू में कर चुका था और उस पर अपना प्यार लुटाने लगा था। वह अब बड़ी मुश्किल से सांसें लेती सुभाष को अंगारों पर घसीट रही थी। तुम्हें पता चलेगा मैं मर्द हूँ या न मर्द। अब उसके ऊपर अपना पकड़ जमाते उसके तन से उसके कपड़ों को अलग करता वह आंखें नीचे अपना होंठ एक दूसरे में दबा गई। वह जान गई थी अब कोई रास्ता नहीं इस जालिम इंसान से बच निकलने का। अब उससे तरस की भीख मांगनी बेकार है, इसलिए खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। सुभाष उसका पति भी था तो उसको ज़्यादा कोई मलाल नहीं हुआ। अब उसकी दी हुई सजा को भुगतने के लिए खुद को तैयार करने लगी। सुभाष उसकी गर्दन पर झुकता जोर से काट गया था। वह अपना सांस रोके उस सजा को सह रही थी। सिसकी लेती सुभाष उसके ऊपर होते उसकी बंद आंखों को देखा तो उसने अपने पूरा जिस्म अकड़ा लिया था। वह अब बुरी तरह से सहमी हुई थी। सुभाष लाइट डिम करते उस पर और खुद पर कंबल डाले उसको हर पर्दे से आज़ाद कर चुका था। धीरे से उसके गालों को चूमता वहाँ अपने दांतों का निशान छोड़ गया था। वह धीरे से उसे बुला रहा था।
जो वे अपना सांस रोके हुए थी। शोभा, सांस लो वरना मैं अपने तरीके से तुम्हारी सांसें खींच लूंगा। वह धीरे से बोलता उसकी कान की लौ तक काट गया था। वह गहरी सांस भरते अंधेरे में सुभाष को देखने की नाकाम कोशिश करने लगी। कमसीन 18 साल की थी, उसकी पत्नी भी थी। वह अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करता? सुभाष ने अपनी आंखें दिखाई। क्या हुआ? अगर इतना ही डर था मेरी मोहब्बत से तो ऐसे काम करती ही क्यों हो? अब की बार सुभाष का सब थोड़ा नरम पड़ा था। माफ़ कर दो मुझे, वह रोनी सी शक्ल बनाकर बोली। लेकिन सुभाष के दिल के तार छिड़ गए थे। माफ़ी चाहिए, वह गंभीर शब्दों में बोलता। उसके होंठों पर झुकता उसको काट गया था। शोभा का दिल एक अलग ही रफ्तार में धड़क रहा था। वह इसकी चौड़ी छाती और मर्दानगी देखते डर गई थी। माफ़ी चाहिए, वह भी अब की बार खुद का वजन शोभा पर डाल गया। उसकी नाजुकी महसूस करते उसके दिल की रफ्तार बड़ी तेजी में धड़का था। उसकी जवानी जाग उठी थी। शोभा ने नाम में सिर हिलाया। फिर इस प्यार में मेरा साथ दो, मुझे आराम पहुंचाओ और खुद भी मजे लो। वह उसके गालों को चूमता। उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा गया था। वो बड़ी मुश्किल से उसका आधा नाम लेती उसे बुला गई थी। दूर नहीं जाऊंगा शोभा, बस आज की रात मुझे तुम्हारे अंदर समाना है। उसको अपनी हालत समझा रहा था। मुझे अब कभी जज मत करना। वह फिर से डर रही थी। नहीं करूंगी। और उसके होठों पर झुकता बहुत गर्मी से उसकी सांसों को महसूस करने लगा। एकदम से बेकाबू होने लगा। शोभा का सांस अपने अंदर समाता, उसकी कलाइयों को दबाता, उसकी धड़कनों को अपने अंदर लेता। उसको पहचान करा गया था ये क्या चीज़ है। जबकि शोभा अब धीरे धीरे अपने आप को उसके हवाले कर चुकी थी। शोभा को नीचे करते उसके ब्यूटी बोन को होठों से चूमता बेकाबू हुआ था। वह उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा गई थी। नहीं दे रहा तकलीफ, अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो। उसको अपने सीने में भींचते वह धीरे से उसके कानों में बोलता, उसकी गर्दन को चूमे जा रहा था। मुझे डर लग रहा है। शोभा का पूरा जिस्म पसीने से भीग रहा था। बाहर बारिश और अंधेरे बिस्तर पर मौजूद उनके जिस्म एक दूसरे को पूरे पसीने में भिगो चुके थे। सुभाष के जिस्म की गर्माहट शोभा को अपना पूरा जिस्म लिपटा हुआ महसूस हो रहा था। रही सही कसर रूम हीटर ने निकाल दी थी। अपने जिस्म को ढीला छोड़ दो, वह बहुत गर्मी से कहते उस पर छा गया था। शोभा की सिसकियां तेज हुई थी। वह सांस रोके सुभाष को देखने लगी। अब ऐसे क्या देख रही हूँ? मुझे तुम पर और प्यार आ रहा है। फिर तुम्हें और पागल कर दूंगा और तुम्हारी नाजुक जान रही सही निकल जाएगी। उसकी आंखों पर बारी बारी चुमता उसकी नाक खींच गया था। आपने कहा था मुझे परेशान नहीं करेंगे, वह मासूमियत से बोलती सुभाष के दिल में घर कर रही थी। नहीं कर रहा, सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा हूँ तुम्हें। उसे एक आंख दबाता उस पर छा गया था। शोभा को भी उसके भरपूर प्यार से उसको बहुत हिम्मत मिल गई थी। आज वह पूरी सुहागन हो गई थी, जिससे सुभाष और ज्यादा मदहोश होता गया। उसको अपनी बाहों में समेटता चला गया। शोभा ने जो शब्द कहे थे उस पर सुभाष को बहुत गुस्सा आया था। उसे सजा भी देना चाहता था, वह भी प्यार की ऐसी चोट मारना चाहता था कि वह दोबारा उसके साथ इस तरह की कोई बात सोचने से पहले 100 बार सोचे। पर उसका डर देखकर उसका गुस्सा झाग की तरह ठंडा पड़ गया था। वह उसे इतना डर रही थी कि सुभाष को खुद को नॉर्मल करना पड़ा। वह पहली बार उसके करीब जा रहा था और अपना प्यार का खौफ उस पर नहीं दिखाना चाहता था, वरना हमेशा उसके प्यार में डर ही खाती। वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वह बहुत छोटी थी। वह अभी 18 की तो हुई थी। अभी सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था जब उसने अपनी 18वीं सालगिरह मनाई थी। इतना प्यार सह लिया वही बहुत था। उसका गुस्सा कहाँ सह पाती। इधर पमी ने भी सारी रात आंखों में काट दी थी। उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर सुभाष के नंबर पर 3-4 मिस कॉल की थी, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। रात भर रोने से उसकी आंखें सूज गई थी। सुबह लता देवी को देखते ही वह उनके पास आई, जो किचन की तरफ बढ़ते नौकरानी से नाश्ता लगवाने की बात कर रही थी। रानी, सुभाष नहीं आया? वह उसके साथ अब अपना रिश्ता शुरू कर चुका होगा। पमी हिचकियों से रो रही थी। तो अब क्या मातम मनाऊं? लता देवी रात भर ठीक तरह से सो भी नहीं सकी थी। ऊपर से अब फिर से वो पमी की बातें वही आने लगी थी। आंटी, आप क्या बोल रही हैं? आप भी तो नहीं चाहती थी कि शोभा सुभाष एक हो, पर हो गए ना। लता देवी ने उसकी बात काटी और गहरी सांस भरी। कुछ बातें भगवान की तरफ से हो जाती है पमी। हम दोनों ने तो कितनी कोशिश कर ली। अब भगवान के तरफ से होने को हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो ऊपर वाला है ना, उसे कोई नहीं डाल सकता। अगर सुभाष और शोभा एक हो गए हैं तो फिर कोई नहीं उन्हें अलग कर सकता। इसलिए अच्छा है जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। लता ने गुस्से भरे शब्दों में कहा। आंटी जी, आप इतनी जल्दी बदल जाएंगी, मुझे अंदाजा नहीं था। आंसू पोंछते जख्मी शब्दों में बोली। अंदर की तरफ बढ़ गई तो वह अपना होंठ भींचे दरवाजे को देखती रह गई। उन्हें तो अब बस एक ही फिक्र सता रही थी, ये ना हो कि शोभा सुभाष को सब कुछ बता दे। ऐसे में सुभाष उनसे दूरी बना लेगा
और ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। इधर सुबह शोभा की आंखें खुली तो यूं लगा जैसे वह हवाओं में है। घबराकर एकदम आंखें खोली तो नज़रों के सामने सुभाष का चेहरा लहराया। उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी मुस्कान थी। सुबह सुबह उसे लिए बाथरूम में आया। शोभा ने घबराकर सुभाष को देखा। बाथ टब रोमांच सुना होगा। एक आंख दबाते हुए उसे बाथ टब में गिरा गया। शोभा का पानी में एकदम से सांस बंद हुआ। वह सांस भरते सर बाहर को निकालने लगी। सुभाष को बाथ टब में आता देखकर पीछे को सरकी। आप क्या कर रहे हैं? कोई आ जाएगा। सुभाष का दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। यहाँ मेरे अलावा तुम्हारे पास कौन आएगा? गुलाब के फूलों की पत्तियों को उसके चेहरे पर गिराकर मुस्कान छुपाते बोला। बाथ टब के साथ टेक लगाते बैठता शोभा को अपनी गोद में बिठा गया। आप बहुत बेशरम हैं। उसकी बात पूरी होने से पहले सुभाष ने उसके शब्दों को अपने होठों से मसल दिया। हर पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा ही होता है। सुभाष ने उसकी नाइटी उतारते उसे अपने सीने में दबा गया था। शोभा ने उसके सीने में चेहरा छुपाया। शोभा, तुम मुझसे सेटिस्फाई हुई कि नहीं? उसको अपने साथ लगाए खुमारी अंदाज में बोला। आप बहुत बेशरम हैं। वह भी गुस्से से उसके कान में बोल गई, जिस पर सुभाष ने उसके गालों को काटा। शोभा की चीख गूंजी। वह खंजर सी होती वापस उसके सीने में छुप गई, लेकिन सुभाष की नज़रों से ज़्यादा देर कहाँ बच सकती थी। सुभाष का प्यार भरा जिस्म खुद में लिपटा हुआ देखती वह फिर से डर कर काँप उठी थी। अब क्या ख्याल है? हुई सेटिस्फाई या एक और राउंड ड्रेसिंग रूम में लगा लेते हैं? वह गहरी सांस भरते शोभा की फूली सांसों को देखते बहके अंदाज में बोला। वह घबराकर बोली। वह उसके घबराकर बोलने पर उसे बाथरूम से लिए बाहर आया। उसका न्यू ड्रेस उसके हाथ में थमाया। ये कहाँ से आ गया? वह हैरान थी। तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल मुझे है। पत्नी हो मेरी। मैं नहीं रखूँगा तो फिर कौन रखेगा? उसकी कुछ खास और पर्सनल चीज़ें उसे थमाते हुए उसे शर्माने पर मजबूर कर गया। जाओ चेंज करो, फिर चलते हैं घर। मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। अपने कपड़े अलमारी से निकालता वह नरमी से शोभा से कहता खुद भी तैयार होने लगा। तैयार होता बाहर आया तो शोभा अभी भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वह उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाता एकदम से शोभा का फ़ोन बजने लगा। सुभाष ने आगे बढ़कर नंबर देखा तो माथे पर बल पड़े। मम्मी शोभा को क्यों कॉल कर रही थी? सुभाष ने कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर ली। कहा तुम? मेरा सुभाष कहाँ है? क्या कहा था तुमसे? तुम मेरे सुभाष से दूर रहना। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना? मैंने बोला था ख़त्म कर दो ये संबंध, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम वापस आओ, देखो तुम्हारा क्या बंदोबस्त करती हूँ। कॉल कट हो चुका था जबकि सुभाष के माथे पर अनगिनत बलों का दबाव बना था। चलिए रेडी हो गई। अपने रूम से शोभा की आवाज़ सुनता वह उसकी तरफ लपका था। उसके लाए गए कपड़ों में वह उसे अपनी सी महसूस हुई थी, लेकिन उसे इतना बड़ा सच छुपाई सुभाष को यकीन नहीं हो रहा था। क्या हुआ? ठीक नहीं लग रही? वह थोड़ा अपसेट होते बोली। यहाँ आओ मेरे पास। शोभा थोड़ा झिझकते हुए उसके पास गई। सुभाष ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। वह आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू देखते वह प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा तो वह पूछने लगी, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? उसके मन में अजीब सा एहसास जागा। सुभाष के होठों पर रात के दूसरे पलों का याद तेजी से आई थी। अब तो इस बात को पूछने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी। वह डबल मीनिंग अंदाज में कहता उसको होठों पर अपना अंगूठा मसलने लगा। बताइए ना सुभाष। वह शरारत करने लगा। लगता है एक और राउंड लगाना ही पड़ेगा। अभी मेरी पत्नी को पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई। वह उसके गाल पर दांतों से कट लगाता उसे सिसकी भरने पर मजबूर कर दिया था। काटिए तो ना, और मैं सेटिस्फाई हूँ, प्लीज अब नहीं। वह घबराकर बोली। सुभाष के चेहरे को मुस्कान ने छुआ। तुम तो मेरी थोड़ी सी प्यार से ही बेहाल हो गई हो। अभी तो पूरा प्यार लुटाना बाकी है। सच में? वह अब उसके साथ बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हैरानी से पूछने लगी। मेरे जुनून का 1% भी नहीं सहा तुमने? और जो रात भर आपने किया वो क्या था? उसे शर्म तो आ रही थी इन बातों से, लेकिन उसे याद भी तो दिलाना था। अगर ये जुनून नहीं था तो जुनून क्या होता है फिर कभी बताऊंगा। अभी घर चलते हैं। मम्मी पापा का 2 बार फ़ोन आ चुका है, तुम्हारे लिए पूछ रही हैं। उसे गाड़ी में बिठाता वह खुद ड्राइविंग सीट पर आया। सुभाष, हम घर के बजाय कहीं और चलें? उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। क्यों? घर क्यों नहीं जाना? वह गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। नहीं, बस ऐसे ही। वह अपनी उंगलियों को चटकाते बोली। सुभाष ने एक नज़र उसे देखा और फिर सारा ध्यान ड्राइविंग पर कर लिया, जबकि दिमाग से पम्मी की बातें नहीं निकल रही थी। उस वक्त वे सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। गजेंद्र साहब ने शोभा की तबीयत का पूछा तो वह सर झुकाए हुए हाँ में जवाब देते उनका पैर छूने लगी, जबकि पम्मी की तेज निगाहें उस पर थी। उसका ड्रेस चेंज हो चुका था। उसके चेहरे पर तेज मेकअप था जो सुभाष के मोहब्बत को छुपाने के लिए किया गया था। शोभा के गाल बिल्कुल रेड दिखाई दे रहे थे। पम्मी के अंदर एक आग उबलती हुई दिखाई दे रही थी। उसका ड्रेस काफ़ी कीमती था। इस तरह
बस सर झुकाए सुभाष की किसी बात पर शर्माकर उसे देखती थी। पम्मी के दिल पर बिजलियां गिर रही थी। वह अपने दिमाग में प्लानिंग करती वहां से उठ गई। मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करते हुए अपने घिनौने खेल को सर अंजाम देना चाहती थी। शोभा, तुम्हारे ससुर जी को तुम्हारे हाथ की चाय बहुत पसंद है और वो बहुत शौक से पीते हैं, तो बना लाओ। लता देवी ने उसे किचन की तरफ भेजा तो वह जल्दी से उठ गई। जैसे ही वह किचन में आई, पम्मी ने उसे आड़े हाथ लिया। बहुत शौक है ना तुम्हें सुभाष के बाहों का हार बनने का, तो देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम अब सुभाष के साथ कोई संबंध रखने पर खुद पर पछताओगी। पम्मी उसे नफरत और गुस्से से कहते बाहर निकल गई। शोभा की आंखें आंसुओं से भरने लगी। तभी उसकी सासू माँ लता देवी वहां आकर खड़ी हुई। सुभाष से कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारी? उन्होंने खोजती निगाहों से शोभा को देखा। नहीं मम्मी, कोई बात नहीं हुई, वो घबराए हुए बोली। संबंध जोड़ लिया सुभाष से? उसे सर से पैर तक जांचती निगाहों से देखते पूछा। शोभा का सर शर्म से झुक गया। लता देवी ने गहरा सांस भरा। ठीक है, सब बातें भूल कर तुम भी सुभाष के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, वह मुंह बनाकर कहती बाहर निकली। शोभा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी सासू माँ उसे स्वीकार कर चुकी थी। ये ख्याल उसके दिल से एक बोझ सा उतर गया था। थैंक्स, हे भगवान, अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। वे चाय बनाते सबको चाय परोसने लगी। रात के खाने पर पम्मी ने मीठे की इच्छा की। वह भी शोभा के हाथ की खीर खानी थी। वह इतनी मोहब्बत और प्यार भरे शब्दों में बोल रही थी। शोभा ने ना चाहते हुए भी बनाने चल पड़ी थी, लेकिन नहीं जानती थी कि पम्मी उसके लिए गड्ढा खोदे बैठी थी। अभी वो खीर बनाकर फ्रिज में रख रही थी कि किचन में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर वो मुस्कुराकर पलटी तो किसी अजनबी को देखकर ठिठक कर घबरा गई। कौन है आप? शोभा की भारी आवाज़ पर मुस्कुराया। तुम्हारा आशिक। इतना कहता उसने शोभा का हाथ थाम लिया। शोभा ने शोर मचाने के लिए मुंह खोला ही था, उस आदमी ने शोभा के मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज़ का गला घोंटा। शोभा ने खुद को छुड़ाना चाहा। इस अफरा तफरी में उसका हाथ एक जग को जा लगा था। वह नीचे गिरा, जमीन पर जा लगा था। सुभाष अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। शोभा बड़ी तेज से चिल्लाई तो सुभाष जल्दी किचन की तरफ भागा था, लेकिन पम्मी उसके रास्ते में आ गई। उसके सीने से जा टकराई थी। सुभाष, वहाँ कोई है, मुझे डर लग रहा है, वो घबराए हुए बोली। उसकी बात पर सुभाष को शोभा की फिक्र हुई। वह 1 मिनट की देरी किए बिना किचन की तरफ भागा। वह आदमी शोभा के कमर में हाथ डाले उसे स्लेब पर बिठाकर उसके मुंह पर हाथ रखे हुए था। सुभाष ने आगे बढ़कर उस आदमी को खींचकर पीछे किया। शोभा चीखती हुई अपना सांस छोड़ने लगी। उस आदमी ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। सुभाष ने आव देखा ना ताव देखा और उस आदमी को धक्का दे दिया। उसने अपने मुंह से ही सब कुछ उगल दिया था। मैं खुद नहीं आया, मुझे बुलाया गया था। उस लड़की ने वो मुंह से खून साफ करते बोला। सुभाष ने एक थप्पड़ रखकर उसके मुंह पर दे दिया और गजेंद्र साहब ने आकर सुभाष को रोका, वरना वह तो उसे आज मारने ही वाला था। मैंने पुलिस को कॉल कर दी है, बस बेटा संभाल लो खुद को। वह उसे रोक रहे थे, जबकि वह आदमी जख्मों से चूर जमीन पर अधमरा पड़ा था। पुलिस का सुनकर पम्मी का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सुभाष फिर से उसे मारने को लपका था। लता देवी ने सुभाष को रोका। बेटा, शोभा को संभालो, वह डर गई है। लता देवी ने घबराते हुए कहा, जब तक मैं इसे इसके किए की सज़ा नहीं दे देता मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने में नौकर ने इंस्पेक्टर के पहुंचने की खबर दी। सुभाष उस आदमी को गर्दन से थामे बाहर आंगन में ले आया और लाकर पटक दिया। इंस्पेक्टर ने उस आदमी को अपनी हिरासत में ले लिया। मैं खुद नहीं आया था, मुझे लाया गया था, उस आदमी ने पम्मी की तरफ इशारा करते कहा। पम्मी का दिल बुरी तरह से धड़का था। माथे पर पसीने के कतरे दिखाई दे रहे थे। सुभाष पम्मी की तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी। सुभाष की ऊंची दहाड़ पर वो बुरी तरह से डरकर पीछे हटी थी। मेरी पत्नी को कुछ भी हो जाता तो यकीन मानो तुम्हारे शरीर से आत्मा निकाल लेता। सुभाष बड़ी गुस्से में दहाड़ा था। पम्मी ने रोते हुए उसे शिकायती अंदाज में देखा था। इससे पहले कि मैं कुछ और कर जाऊं, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा इस घर में कदम भी मत रखना। वह यूं ही गुस्से में बोल पड़ा था। बेटा, वह तुम्हारी आंटी की लड़की है, इसलिए छोड़ो इस बात को। मम्मी, आप जान लो वह आंटी की लड़की है, इसलिए मैंने पुलिस के हवाले नहीं किया। मुझे देर नहीं लगती, इसे पुलिस के हवाले करते। सुभाष ने अपने होंठ भींचते कहा तो पम्मी को लता देवी ने वहाँ से जाने का इशारा किया। वे रोते हुए वहाँ से निकली। अगर सुभाष उसे पुलिस के हवाले कर देता तो वह क्या करती? अपनी जान बच जाने पर भगवान का धन्यवाद करती। लता देवी ने उसे ड्राइवर के साथ उसके घर भेज दिया। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वह आदमी भी हाथ जोड़ता माफ़ी मांग रहा था। राजेंद्र साहब ने पुलिस इंस्पेक्टर को इशारा किया वह उसे यहाँ से ले जाए। सुभाष शोभा का हाथ थामे उसे रूम में ले आया। उसके चेहरे को थामकर उसको होठों पर अपनी प्यार की मोहर देता।
शोभा उस अचानक प्यार पर एकदम बुखला गई थी। उसको यूं अचानक खुद पर हावी होता देखकर वह बुरी तरह से घबराई। सुभाष उसे अपनी बाहों में बढ़ता देख पीछे होती कांपने लगी। जब वो तुम्हें धमकियां दे रही थी तो तुम मुझे नहीं बता सकती थी? सुभाष ने गुस्से से उसके गाल पर दांतों से कट लगाते हुए कहा। मैं डर रही थी उन लोगों से। सुभाष एकदम सर घुमाकर कहने लगा, उन लोगों मतलब पम्मी के साथ और कौन है? शोभा ने जल्दी अपने आप को संभाल लिया था। वह अपनी सास के बारे में सुभाष से कुछ नहीं कहना चाहती थी। सुभाष उसके होठों पर फिर से अपनी मोहब्बत की मोहर दी। अब कुछ भी नहीं सुनूंगा, अब बस सजा और सजा मेरा प्यार होगा। वह इस तरह बोलती शोभा चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सुभाष बौखला गया। आप मुझे फिर से सजा देंगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस मम्मी की थी। उसने ही मुझे ये सब करने पर उस्काया था। तो आप सजा मुझे क्यों दे रहे हो? क्या मतलब ये सजा उसे दूंगा? पागल लड़की, मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरा पागलपन, मेरा जुनून, मेरा प्यार सब कुछ तुम्हारे लिए है। वह उसे अपने सीने में भींचता, लेकिन आपने तो अब तक ये भी नहीं बताया कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। शोभा की टोन फिर से वहीं जाकर अटकी थी। वह उससे शब्दों में इजहार चाहती थी और सुभाष उसे इतनी ही तड़पा रहा था। प्यार करने दोगी तो बताऊंगा ना कितना प्यार करता हूँ। वह लाइट डिम करता उसको लिए बिस्तर पर गिरा चुका था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने आखिरकार अपने होठों से इजहार कर ही दिया था। मैं समझ गई आप बहुत प्यार करते हैं मुझे, वह शर्माते हुए बोली। जबकि सुभाष ने एक जोरदार ठहाका लगाया था। ये थी उनके प्यार भरी कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।